अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप टेस्ट कर पा रहे होंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना गलत। उसके हिसाब से तैयारी जारी रखिए, ठीक है। एसिटिलीन के बहुलीकरण पर प्राप्त होता है। आपको बताना कि एसिटिलीन के बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन से क्या ऑब्टेन करते हैं? एथेन, एथीन, बेंजीन या इनमें से कोई नहीं? बताइए एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसिटिलीन के बहुलीकरण से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बेंजीन हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जल को अस्थायी कठोरता का कारण है। जल का जो अस्थायी कठोरता उसका कारण क्या है? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के डैश, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट व सल्फेट, क्लोराइड या सल्फेट या बाइकार्बोनेट व सल्फेट। बताइए जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट से, ठीक है। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, क्लोराइड व सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम सल्फेट से है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन करती है, ऑक्सीकरण से, अपचयन से, अपघटन से या लवण बनाकर। बताइए क्लोरीन जो है रंगीन फूलों को रंगहीन कर देती है, कैसे? ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा, अपघटन द्वारा या लवण बनाकर। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं इसलिए आप लोगों को भी फास्ट करना है, मेरे साथ फास्ट चलना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? बताइए नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताइए। सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल, कैल्शियम व मैग्नीशियम सल्फेट या KMnO4। तो क्या करते हैं उसमें, क्या मतलब मिलाया जाता है? तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, विरंजक चूर्ण एवं क्लोरीन जल का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं उसको हम लोग जल में मिलाते हैं, ठीक है, कीटनाशक के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? घन विद्युत प्रकृति घटती है, ऋण विद्युत प्रकृति घटती है, रासायनिक संयोजन क्षमता घटती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। बताइए फटाफट से। आवर्त सारणी में परमाणु क्रम में वृद्धि, जब आवर्त सारणी में जाइएगा तो परमाणु क्रम में जब वृद्धि होता है ऊपर से नीचे, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका क्या होता है? क्यूबिक इलेक्ट्रिक नेचर जो वो डिक्रीज करता है, यानी कि घन विद्युत प्रकृति जो वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अगला प्रश्न है आपका, LPG का अवयव नहीं है। आपको बताना है कि LPG का जो अवयव है वो नहीं है। एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन। आपको बताना है कि LPG का अवयव क्या नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेथेन जो वो नहीं हो जाएगा। एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन जो आपका LPG का अवयव होता है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यनिक भार का गुणनफल बराबर होता है किसके? उसके परमाणु भार के, अणु भार के, वाष्प घनत्व के या विशिष्ट ऊष्मा के। बताइए किसी तत्व की जो संयोजकता व तुल्यनिक का भार का गुणनफल किसके बराबर होता है?
द प्रोडक्ट ऑफ द वैलेंस एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी या स्पेसिफिक हीट। बताइए बच्चों फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो है वो परमाणु भार के बराबर होती है, ठीक है। गुणनफल जो संयोजकता व तुलनानिक का गुणनफल जो होता है वो भार के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विस्तृत होती है, गैस का अनुभार होगा। बताइए, एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विस्तृत होती है, गैस का अनुभार होगा। तो इसके लिए हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, इस जो होता है वो लैम्डा इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मूला, R/R H2 इसकल टू में रूट अंदर m H2 अपॉन में Ma, ये होल पे रूट है, ठीक है। होल पे जो क्या है, रूट है। अब इस फॉर्मूला पे बैठा के निकाल लीजिएगा, फिर हम बता दें। चलिए बता देते हैं। MH2 जो है वो 1 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको MH2 मिल गया, और फिर आपको क्या है, RH2 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो RH2 वो कितना 1/5 Ra हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कीजिएगा, इस वाले फॉर्मूले पर पुट कर लीजिएगा और दोनों साइड स्क्वायर करके निकालिएगा। निकाल के बताइएगा कि कितना आंसर आता है, ठीक है। आंसर कितना आता है आप सबका चेक करेंगे। वैसे तो हम आंसर बता दे रहे हैं कितना होगा, ये आपका 50 ग्राम होगा, लेकिन हाँ आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए छोड़ना ज़रूरी है ताकि आप करें, फिर वरना तो हम हर चीज़ बता ही देंगे आपको। अगला प्रश्न है आपके लिए, यौगिक CHOH का आयोपिक मतलब पद्धति का क्या नाम है, मतलब कि आयोपिक पद्धति यानी कि बताना है आपको आयोपिक मेथड। मैथिल अल्कोहल, मेथेनॉल, मेथेन या हाइड्रोक्सी मेथेन। बताइए CHOH का मतलब कि आयोपिक नेम क्या होगा। फटाफट से बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेथेनॉल। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। यौगिक CHOH का आयोपिक नेम जो हो जाएगा वो मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है। अंततः इसके अणुओं का अनुपात क्या होगा। एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः इसके अणुओं का अनुपात क्या होगा। 7:32, 3:16, 1:4, 18, ठीक है, या फिर 1:8। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। इस प्रश्न को आप लोग ही बनाएंगे, ठीक है, बना के बताएंगे कि कैसे बनेगा। कमेंट बॉक्स में जब आप प्रश्न का आंसर बताएंगे तो वो फुल प्रोसेस के साथ बताइएगा, ठीक है। नहीं तो हम अगले क्लास में इस प्रश्न को डिस्कस कर देंगे। झाग पल्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए, झाग पल्लवन विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अयस्क के सांद्रण में, अयस्क अवकरण में, अयस्क के ऑक्सीकरण में, अयस्क में उपाधि धातुमल को हटाने में। बताइए क्या हो जाएगा। झाग पल्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। अयस्क के सांद्रण में, अयस्क के अवकरण में, अयस्क के ऑक्सीकरण में, अयस्क में उपस्थित धातुमल को हटाने में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अयस्क के सांद्रण में। झाग पल्लवन विधि का प्रयोग जो किया जाता है वो अयस्क के सांद्रण में या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में
किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, धातु का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती है। तन्यता, अस्पृष्टता, प्रत्यावस्था या घातवर्ध्यता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, घातवर्ध्यता। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं चादरें बनाई जाती है, तो वो क्या है, घातवर्ध्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया बन जाता है को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टर्न इनटू अमोनिया यूज टू ड्राई। जब कोई कंपाउंड अमोनिया में टर्न कर जाता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। सोडा लाइम को बिना बुझा चूना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताइए किसका करते हैं, सोडा लाइम का, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्राइड। तो ऑप्शन नंबर सी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन भी बच्चों का वो सही है, बिना बुझा हुआ चूना जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है कोई भी कंपाउंड्स को अमोनिया में टर्न करने के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म क्या है, बताइए फटाफट से। क्लोरोफॉर्म क्या है, एंटीबायोटिक है, पूर्तिराधी है, एंटीसेप्टिक है, सल्फा ड्रग्स है या निश्चेतक है। फटाफट से बताइए क्लोरोफॉर्म क्या है। तो ये क्या है आपका, निश्चेतक है, यानी कि एनिस्थेसियोलॉजी। ठीक है, एनिस्थेसियोलॉजी है आपका क्लोरोफॉर्म, ये एज अ ड्रग्स यूज किया जाता है। ठीक है, एक उत्प्रेरक है, वो क्या करता है, किसी रासायनिक क्रिया को की गति को बढ़ा सकता है, रासायनिक क्रिया की गति को कम कर सकता है, इस क्रिया को कम या अधिक कर सकता है, क्रिया को ना तो कम कर सकता है ना ही अधिक कर सकता है। बताइए, सबने पढ़ा हुआ, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, क्रिया को गति को नहीं बढ़ा सकता, क्रिया की गति को कम कर सकता है, क्रिया को कम या अधिक कर सकता है, क्रिया की गति को ना तो कम और ना ही अधिक कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है। कैटलिस्ट का काम यही होता है, उत्प्रेरक का गति को बढ़ाना या घटाना। आपको पीवीसी का पूरा नाम बताना है, बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टराइड, प्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, ट्रीनाइट्रेट, टोल्यून। बताइए फटाफट से पीवीसी का पूरा नाम क्या है। तो ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला प्रश्न है आपका, तालाब में तैरते नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। ठीक है, तैरता हुआ जो नाव है उसमें बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाल में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए, यदि नाव से उठाकर क्या कर जाए, पत्थर को तालाब में गिरा दिया जाए, तो तालाब में जल का तल क्या होगा, बताइए। जल का तल क्या होगा तालाब में, ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट से। तो वो क्या हो जाएगा, तालाब के जल का स्तर जो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, तालाब के जल का स्तर जो वो नीचे गिर जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे, विखंडन प्रक्रम से, विघटन प्रक्रम से, साइक्लोट्रॉन से या संलयन प्रक्रम से। तो आपको पता है कि सूर्य में क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस होता है या फिजन प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, ये आपका संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, किससे, संलयन प्रक्रिया से, यानी कि फ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है,
अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, कोई भी लेंस नहीं। कोई भी लेंस तो होगा नहीं, दर्पण का यूज हम कर नहीं सकते हैं। उत्तल और अवतल लेंस में बताइए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो निकट दृष्टि दोष में किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक लंबी होती है? बताइए, हरा रंग का, पीला रंग का, बैंगनी रंग का या लाल रंग का? तो सबको पता है क्या होता है, विबग्योर का हम लोग मतलब कि पढ़े हुए हैं। तो इसमें आर का क्या होता है, सबसे अधिक जो है वो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। आपको बताना है कि तृतीय वर्ग का उत्तोलक कौन नहीं है? किसान का हल, चिमटा, मनुष्य की कोहनी या कूड़ा होने का। लीवर ऑफ थर्ड क्लास इज नॉट। आपको बताना है कि कौन जो है तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। या कूड़ा ढोने की गाड़ी, गार्बेज कार्ट। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही है, कूड़ा ढोने की गाड़ी जो वो तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। बताइए। ये प्रश्न तो हम पहले भी करा चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी हम नहीं बताएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को भी हम क्या करेंगे, नहीं बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप बनाकर हमें बताइएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल्स जितना बनाइएगा उतना प्रैक्टिस होगा। बताने का तो हम अभी भी बता सकते हैं, बट ये आप करेंगे ताकि आप में क्यूरियोसिटी जगे कुछ करने का, वरना हम यहाँ तो बता देंगे और आप छाप लेंगे, फिर कॉपी बंद कर लेंगे। आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप बना के बताएंगे कमेंट में। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है। बर्फ का जो है ये 0.9 है। जल में तैरते समय एक बर्फ की शिला का जो भाग जल में डूबा रहेगा। आपको बताना है कि जल में तैरते हुए एक बर्फ का शिला का कितना भाग जो है वो अंदर डूबा हुआ रहेगा। बताइए। इसको हम निकालते हैं कैसे, ये प्रश्न हम बता देते हैं, वरना इसको भी हम छोड़ देंगे, लेकिन इतना सारा भी आपके लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। डूबे हुए भाग का आयतन अपॉन में हो जाएगा आपका कुल आयतन। ठीक है। और बराबर में हो जाएगा आपका वस्तु का घनत्व, और अपॉन में हो जाएगा जल का घनत्व। तो ये हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इधर हो जाएगा वस्तु का घनत्व और नीचे हो जाएगा जल का घनत्व। तो यहाँ डूबे हुए का हमको निकालना है, तो उसको x मान लेंगे, और कुल आयतन वो क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। और वस्तु का आयतन कितना दिया हुआ है 0.9, और जल का आयतन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.9 भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 से 0 हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 9/10 भी जो है क्या हो जाएगा आपका इसका x बराबर आंसर हो जाएगा। तो 9/10 भाग जो है वो आपका बर्फ में यानी कि पानी में जो जल में डूबा रहेगा बर्फ का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है।
दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कब निर्भर नहीं करता है? पिंडों के बीच की दूरी पर, पिंडों के द्रव्यमान पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, पिंडों के द्रव्यमान के योग पर। बताइए फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन फॉर्मूला में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या कहता है? पिंड के द्रव्यमान के योग पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज। अगला प्रश्न है, ये आपके लिए रहेगा। हम इसमें बस और बस आपको फॉर्मूला बता देंगे और इसको करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकेंड लोलक को एक ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की तल की अपेक्षा 1/9 था। तो दोलन का आवर्तकाल आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है T = 2x अपॉन में L अपॉन में G। ठीक है, ये आपको बताना है, ये फॉर्मूला है। ये भी प्रश्न आप बताएंगे हमें कमेंट में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के प्रश्न हम लाते रहेंगे आपके लिए। बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। कुछ प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं इसलिए ताकि आप उसको बनाएं, आप उसको जानें। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आप नहीं जानेंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा है। वरना हम बताने का तो यहाँ आपको बता देंगे और छाप के चले जाइएगा, पर जब आप अपने से कीजिएगा तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। फिर हम अगले क्लास में हम इसको डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना आप कमेंट में बताएंगे तो हम बता देंगे कि हाँ यहाँ गलती है, ये सही है। ठीक है, तो कमेंट में सबको बताना है, जितना भी प्रश्न हम दिए हुए हैं हम बाद में क्लास के बाद चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके।